चलो जी शुरू करते हैं। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था वी वर डूइंग व्हाट, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस, राइट? तो द लास्ट टॉपिक वी डिड वाज apparent depth and apparent height, राइट? हाँ हाँ सुमित कुमार कर ले, ठीक है जी। तो apparent height या apparent depth का फॉर्मूला जो है वो सेम है, d डैश इक्वल टू डी बाय म्यू। और apparent अगर शिफ्ट पूछी जाए क्वेश्चन में, ध्यान रखना, आपसे apparent height पूछी है या apparent shift पूछी है, क्या चीज पूछी है, दोनों में अंतर है। ओके, तो यहाँ पे तो हमने चलो पंछी वाला केस कर लिया, मछली वाला केस कर लिया, अगर वो सिक्के वाला केस भी कर लिया, तो पानी में सिक्का डाल रखा है, अगर सिक्के के ऊपर हमने ग्लास स्लैब रख दी तो वो भी ऐसा ही बिहेव करेगी, हाँ के ना? वो भी सेम बिहेव करेगी। अगर सिक्के के ऊपर ग्लास स्लैब रख देते हैं तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, ठीक है। ऑब्वियसली स्लैब मोटी होनी चाहिए थोड़ी सी, तभी पता लगेगा, ठीक है जी। तो उसमें भी अपरेंट हाइट या अपरेंट डेप्थ बोल लो, उसमें भी वैसा ही आएगा सेम, और अपरेंट शिफ्ट भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो अगला लिख लेते हैं इसको, अपरेंट अपरेंट शिफ्ट ड्यू टू refraction through a parallel phased glass slab, या कोई भी स्लैब, तो उसके लिए उसके कारण अपरेंट शिफ्ट क्या होगा, वही सेम फंडा लगेगा। इसकी थोड़ी, अगर हम फोटो बनाना चाहें, इसकी थोड़ी रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ अ रे डायग्राम। मान लो ये एक ग्लास स्लैब है और दिस इज द एक्सिस, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस होता है, याद है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है, यहां ऑब्जेक्ट रख देते हैं, दिस O इज द ऑब्जेक्ट, I इस तरफ है, इस तरफ है I, तो यहां से जो रे जाएगी, रे को ले जाते हैं इधर से ऐसे गई रे, यहाँ पे इट इज एंटरिंग, द रे इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर और रेयरर टू डेंसर, इज एंटरिंग रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर? Sir, rarer to denser. रेयरर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, करेक्ट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, ठीक है। एंड नाउ अगेन दूसरे इंटरफेस पे इट इज एंटरिंग रेयरर मीडियम, इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, यहाँ पे लिख लो चाहे दिस इज एयर मान लो, this is let's say glass, and this is again air, so it will again what, away from the normal, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से अगर मैं बनाऊं, and do you know what, पैरेलल फेस्ड ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट रे होती है और इमर्जेंट रे होती है, वो दोनों आपस में क्या होती हैं? पैरेलल। दे आर पैरेलल, करेक्ट। ये ऐसे जाना चाहती थी बट ऐसे जा नहीं पाई, ये पहले इधर से ऐसे गई, फिर यहां से ऐसे मुड़ गई, अब फिर इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, तो यहां से इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इसका जो फाइनल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। अब आंख को क्या दिखता है, आंख ने क्या करना है, लास्ट रे को पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर देना है, क्या करना है आंख ने, लास्ट रे को पीछे की तरफ, आई अगर इधर है तो यहां से इसने पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर देना है, तो यहां से उसको इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी इमेज, कहाँ दिखेगी, यहाँ पे,
ठीक है, राइट। तो मान लो इन डिस्टेंसेस को लेट करते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस ऑफ ओ ऑब्जेक्ट वाज x, ये डिस्टेंस है x, और इसकी विड्थ ले लेते हैं d, ये है d। नाउ टेल मी, इस रिफ्रैक्शन के कारण, इस रिफ्रैक्शन के कारण किस डिस्टेंस में चेंज आएगा, मतलब एपरेंट शिफ्ट जो है वो किसके कारण आएगी, x के कारण आएगी, d के कारण आएगी, मतलब एयर के कारण आएगी, ग्लास के कारण आएगी। शिफ्ट किसके कारण आ रही है? सही बात है अर्षित। हाँ भाई जनता, किसके कारण आ रही है? ग्लास के कारण आ रही है। ठीक है, किसके कारण आ रही है? ऑब्वियसली ग्लास के कारण आ रही है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से म्यू, एयर का है 1 लेट्स से, है ना। तो इसकी जो अपरेंट शिफ्ट आएगी वो आएगी ग्लास के कारण, और वो कितनी आएगी? सेम आएगी। अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला जो है वो सेम ही होता है इसमें भी। अपरेंट शिफ्ट दिख रही है तुम लोगों को कहां पे है? कौन सा डिस्टेंस है? इज द अपरेंट शिफ्ट ओ आई? ओ आई डिस्टेंस है ना अपरेंट शिफ्ट, हाँ क्या ना? यस सर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है अपरेंट शिफ्ट, और ये कितना होगा? पहले टोटल डिस्टेंस कितना था? d प्लस एक्स था। पहले टोटल डिस्टेंस कितना था? d प्लस एक्स। अब d वाला तो रह जाएगा कितना? d बाय म्यू रिलेटिव, लेकिन x में कोई चेंज नहीं आएगा। d वाला कितना हो जाएगा? d बाय म्यू रिलेटिव, म्यू के कारण। x में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अपरेंट शिफ्ट अगेन इट विल बी d माइनस d बाय म्यू रिलेटिव, दैट इज s is again d 1 minus 1 by म्यू रिलेटिव। तो इसमें भी अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला जो है वो सेम ही है। तो चाहे पानी है, ग्लास है, ग्लास लैब के थोड़ा दूर पड़ी है, पास पड़ी, जहां मर्जी पड़ी है, अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला जो है वो ये सेम ही रहेगा, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। गॉट इट? अच्छा, अब यहाँ पे तुम लोगों को ग्लास के अंदर बिल्कुल करंट हो सकती है, बिल्कुल इमेज, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे हमें ग्लास स्लैब में दिख रहा है, देखो जो ओरिजिनल रे थी, यहाँ पे अगर हम इसको लेबल कर दें, दिस इज व्हाट इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, एंड इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में डिफरेंस दिख रहा है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में एक डिफरेंस दिख रहा है। इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट से एक पैरेलल डिस्प्लेस हो गई है, हाँ कि ना? है ना? वो कितना पैरेलल डिस्प्लेस होती है, अब उसका फॉर्मूला निकालते हैं, राइट। ये कितना शिफ्ट हो गई है, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं इसको, ये कितना लेटरली शिफ्ट हो गई है उसका फॉर्मूला निकालेंगे। नेक्स्ट बनाएंगे टॉपिक लेटरल शिफ्ट lateral shift when the light passes through parallel phased slab। ठीक है, फोटो बनाएंगे।
बिल्कुल ऊपर जैसी वैसी ही फोटो बन रही है जैसे ऊपर थी। इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट डी। मान लो ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो है टी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था आर। यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ इधर। Let's label it. Let's say this is point A, this is point B, and this is point C. हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये D डिस्टेंस फाइंड करना है, BC मतलब डिस्टेंस हमें फाइंड करना है BC, which is distance D lateral shift. इस लेटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है, वैसे तो तुम लोगों को याद करना है सीधा, जरूरत तो है नहीं, बट वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टू डिराइव करना। जरा डिराइव कर सकते हो तुम लोग? मार के देखो ट्राई। हिंट दे देता हूं, दो ट्राइंगल्स में कुछ ना कुछ करना है। एक ट्राइंगल है एबीडी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके, कुछ मैच लगा के अपने पास आंसर आएगा डी का। स्लैब की विड्थ सुमित कुमार टी है, लिखा तो हुआ है। टी नहीं अक्षत, गड़बड़ है। ना, नहीं राहुल, थोड़ी सी गड़बड़ है। अक्षत तेरे आंसर में भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। हरदात, ये नीचे कॉस क्या है? कॉस टी, कॉस आर, यस करेक्ट, सही है हरदात। अक्षिता करेक्ट है, मतलब डी निकालो ना, टी को उधर ले जाओ। करण गोयल सही है। अक्षत करेक्ट है। राहुल करेक्ट है, सही है। बाकी जनता निकाल दो फटाफट। अर्षित ना, यशिका करेक्ट है। मानविंदर करेक्ट है। ठीक है जी, तो इसमें तो पहले लगाएंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में लगा देते हैं। मान लो ये ए बी जो लेंथ है, चलो इसको मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस, कॉस आर क्या होगा? टी अपॉन ए बी। तो यहां से मेरे पास ए बी निकल आया टी अपॉन कॉस आर, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी।
ये जो एंगल बच गया, ये वाला एंगल कितना होगा? दिस विल बी आई माइनस आर। ये एंगल कितना आई माइनस आर है? यहाँ पे लगाऊंगा साइन ऑफ आई माइनस आर इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज डी अपॉन ए बी। यहाँ से ए बी आएगा मेरे पास डी अपॉन साइन ऑफ आई माइनस आर। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर मारो तो मेरे पास क्या आ गया? t बाय cos r इज इक्वल टू डी अपॉन साइन आई माइनस आर। हमें निकालना क्या है? d निकालना क्या है? हमें d निकालना है। देयरफॉर d की वैल्यू क्या आ जाएगी? t इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय cos ऑफ r। दिस इज द फॉर्मूला। डायरेक्ट इसको याद कर लो। घोट के पी लो इसको। ठीक है जी। तो यहाँ पे आई पता है, हमें आर पता है, टी पता है, थिकनेस ऑफ द स्लैब है। टी क्या चीज है यहाँ पे? थिकनेस ऑफ द स्लैब। चलो जी इसको सॉल्व कर दो। एंगल ऑफ, हाँ 60 डिग्री है यार ये। दिस इज 60 डिग्री। नहीं अक्षिता, गड़बड़ कर रही हो कुछ तुम। ना भाई राहुल।
नहीं हरदात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओहो, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करो, यहाँ पे वो कॉपी सही नहीं हुआ है इधर, इट इज √3। दोबारा करो एक बार, उधर रूट का साइन था वो रह गया है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। यशलीन नहीं, अर्शित करेक्ट, सुमित कुमार करेक्ट, हरदात करेक्ट, अक्षिता करेक्ट, राहुल ना, अक्षत करेक्ट, आस्था करेक्ट, अर्पिता करेक्ट, दिवांशी करेक्ट, मानविंदर शिरवी करेक्ट है, ठीक है, सही है सबका। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, लेकिन आर नहीं है, तो आर हमें पहले निकालना पड़ेगा। वी हैव आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, म्यू इज इक्वल टू √3, टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इतना कुछ दे रखा है हमें, आर नहीं है, तो आर पहले निकाल लो, उसके बाद फिर डी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आर निकालने के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। स्नेल्स लॉ इज μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। μ1 एयर है, दिस इज दूसरा मीडियम, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं, तो 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू μ2 इज √3 इंटू साइन R। तो यहां से मेरे पास साइन R जो है वो आएगा हाफ, तो देयरफॉर R की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, ठीक है, करेक्ट है सबका। उसके बाद D क्या होगा, सिंपल, T इंटू साइन ऑफ I माइनस R डिवाइडेड बाय cos R, which is 4 into sin 60 minus 30 divided by cos 30, तो 4 tan 30 आंसर आ गया, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया सिंपल केस। अगर यहाँ पे तो हमने एक ही स्लैब ली है ना, एक स्लैब के कारण एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट शिफ्ट सब कुछ निकाला। अगर 2 3 4 5 स्लैब्स इकट्ठी जोड़ दी जाएं तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तब एपरेंट शिफ्ट या एपरेंट डेप्थ जो है वो कितनी आएगी, राइट। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो टॉपिक बना लो, रिफ्रैक्शन थ्रू a composite slab made up of materials having multiple refractive indices
ठीक है, तो अगर मल्टीपल है, जैसे दिस इज 1 2 3 4, तो ऐसे बहुत सारी है मान लो, है ना। तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, this is let's say mu1, this is mu2, this is mu3, mu4, एंड सबकी विड्थ दे रखी है, this is t1, t2, t3, t4। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इधर है आई। अब जो रे है उसको 4 मटेरियल्स से गुजरना पड़ेगा, तो 4 बार मतलब उसको हर बार एक एपरेंट शिफ्ट का सामना करना पड़ेगा, हाँ के ना, हर बार उसको एक एपरेंट शिफ्ट का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब का अलग अलग शिफ्ट निकाल के सबको ऐड कर दो। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं होता, तो वैसे यहाँ पे लगा देंगे, हर एक को अलग अलग ले लो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है, हर एक का इफेक्ट अलग अलग से स्टडी किया जाता है, बाकी उसके बाद सबके इफेक्ट्स को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे भी हर एक का इफेक्ट अलग अलग से स्टडी किया जाएगा। मान लो इस एनवायरमेंट में सिर्फ T1 पड़ा है, तो सिर्फ उसके कारण कितना शिफ्ट आएगा, फिर सिर्फ T2 पड़ा है, बाकी हटा दो, उसके कारण कितना शिफ्ट आएगा, फिर सिर्फ T3 पड़ा है, उसके कारण कितना आएगा, फिर सिर्फ T4 पड़ा है, उसके कारण कितना आएगा, फिर सबका शिफ्ट ऐड कर लो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर एपरेंट डेप्थ देखेंगे हम, तो एपरेंट डेप्थ मतलब, एपरेंट डेप्थ का मतलब एपरेंट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। वो क्या आ जाएगा, क्या होता है, डी होता है D1, मतलब D बाय म्यू होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 बाय म्यू1 प्लस 2 के कारण आएगा T2 प्लस म्यू2, 3 के कारण आएगा T3 प्लस म्यू3, एंड 4 के कारण आएगा T4 बाय म्यू4। सबका इफेक्ट, सबकी अलग अलग एपरेंट डेप्थ निकाल ली, सबकी ऐड कर दी। एक्चुअल डिस्टेंस, एपरेंट डेप्थ का मतलब है एपरेंट डिस्टेंस, ये बता रहा हूं, दिस इज एपरेंट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस इज द एपरेंट डिस्टेंस। और यहाँ पे जो म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 है, दीज आर ऑल विद रिस्पेक्ट टू कौन। अब देखो, मैं अगर अलग अलग स्टडी कर रहा हूँ अर्षित, है ना, मैंने म्यू1 का इफेक्ट अलग से देखा है, तो म्यू1 विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके विद रिस्पेक्ट होना चाहिए, वैक्यूम। करेक्ट, वैक्यूम के। ठीक है, सर जैसे जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है वहां पर वैक्यूम ना, मतलब वाटर रोलेट से वहां पर, तो भी हम वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट नहीं नहीं, लिखेंगे। अगर सारा सारा का सारा सिस्टम हम वाटर में सबमर्ज कर देंगे फिर सब कुछ, तो फिर तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू1 म्यू2 म्यू3 म्यू4 आर refractive indices of the slabs with respect to the environment medium।
तो बाय डिफॉल्ट हमें वो वैक्यूम लेना है, बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आएगा वैक्यूम। सर मान लो कि ऑब्जेक्ट ही मतलब किसी और मीडियम में पड़ा है और जो नहीं, फिर म्यू उसको वन अलग, म्यू टू, नहीं फिर उसको अलग स्लैब माननी पड़ेगी। नहीं ऑब्जेक्ट ही मतलब स्लैब के अंदर पड़ा है। हाँ, फिर उसको अलग, वो भी कराता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट ही स्लैब के अंदर पड़ा है तो उसका केस अलग आएगा। तो वो वाला केस हो जाएगा ना, जैसे हमने इनफैक्ट वो कर ही चुके हैं हम, ऐसा ही हो जाएगा। जैसे ये अपरेंट डेप्थ ये निकाला है हमने, ये ऑब्जेक्ट यूं समझ ले स्लैब के अंदर ही है, ये स्लैब यहाँ तक है, इधर यहाँ तक है। तो ये जो सिक्का पड़ा है यूं समझ ले, अगर बिल्कुल नीचे की तरफ जगह पर एक स्लैब के एक एंड पे पड़ा है ना, हो सकता है स्लैब यहाँ तक हो। तो अगर स्लैब यहाँ तक है तो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हम ये वाला लेंगे, और अपरेंट डिस्टेंस ये वाला आ जाएगा। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? यस सर। हम्म, चलो कर लिया नोट। और अगर यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस एक्स भी आएगा, एक्चुअली ये वाला एक्स हमने लिखा नहीं, इधर जरा ये लिखो साथ में, ये भी है ना डिस्टेंस, ये अगर हवा में ही पड़ा है तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस एक्स। ओके, तो अपरेंट डेप्थ यहाँ पे एक्स हो जाएगी। अगर ये किसी स्लैब के अंदर पड़ा होता है, सपोज यहाँ पे एक स्लैब पड़ी होती 5 वाली, तो म्यू 5 वहां पे आ जाएगा, T5 बाय म्यू 5 आ जाएगा वहां पे, राइट हर्षित? ओके सर। हम्म, तो अपरेंट डेप्थ हो गई अपनी। इसमें अपरेंट शिफ्ट, हम अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है हमेशा। क्या फॉर्मूला होता है अपरेंट शिफ्ट का? अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला d माइनस डी डैश, दैट इज, हाँ, तो t माइनस टी डैश है ना, तो यहाँ पे अगर मैं वन के कारण, फर्स्ट स्लैब के कारण जो शिफ्ट होगी वो कितनी होगी, T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 1, ये पहली के कारण शिफ्ट है। दूसरी के कारण कितनी होगी, प्लस T2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस नहीं 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2, ये दूसरी के कारण शिफ्ट है। प्लस थर्ड के कारण शिफ्ट कितना आएगा, T3 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 3, एंड चौथी के कारण शिफ्ट कितना आएगा, T4 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 4। एक्स में कोई शिफ्ट नहीं है क्योंकि एक्स हवा में पड़ा है। अगर वहां पे पांचवी स्लैब होती तो T5 1 माइनस 1 बाय म्यू 5 आ जाता। दिस इज द अपरेंट शिफ्ट। ठीक है, गॉट इट? बस इतना ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साथ वाली स्लैब के विद रिस्पेक्ट टू ले लेते हैं, ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 जो हैं दे आर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जहां पे ऑब्जर्वर है। साथ वाली स्लैब का विद रिस्पेक्ट टू मत कर देना। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट मीडियम वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट, वेयर ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट, जिसको बाय डिफॉल्ट हम वैक्यूम ही लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अभी ये करो, इसमें फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट।
अक्षिता, how is it possible? यहाँ पे जो म्यू लेंगे, म्यू रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू, क्या होता है वो? विद रिस्पेक्ट टू with respect to the environment medium where the observer is present. यहाँ पे ऑब्जर्वर का मीडियम रिफ्रैक्ट, ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यस अर्पिता, करेक्ट। ऑब्जर्वर के मीडियम, हाँ, ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8, तो विद रिस्पेक्ट टू 1.8 लो। करेक्ट आस्था, करेक्ट मानविंदर, करेक्ट अर्पिता, करेक्ट अक्षिता। आशिया करेक्ट, गौतम करेक्ट, अर्षित, शिरवी, दीप, ठीक है, सही है तुम लोगों का। सर राहुल, यहाँ पर 1.8 है, मतलब पूरा जो दोनों स्लैब वो भी 1.8 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्लेस है। हाँ हाँ हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन ने बताया? क्वेश्चन ने तो केवल मतलब ये वो लिखा तो कि एजम्पशन है, वो तो हमें मान के चलना पड़ेगा, जहाँ पे ऑब्जर्वर मतलब बाहर का, ठीक है। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताना एक बार। मैंने कहा जहां पे ऑब्जर्वर होता है हम मान के चलते हैं सारा सिस्टम, ऑब्जर्वर प्लस जो सारा सिस्टम है उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पड़ा है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में स्पेशल दिया तभी मानना है कि वो किसी अलग मीडियम में पड़ा है। हम्म, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता ना, देख रेज ने किधर जाना है, रेज ने किधर जाना है? जब हमने इसको आ, याद है जो ऊपर पंछी वाला जो हमने पंछी और मछली वाला किया था, तो उसमें रेज जो इंटरफेस है रेज के लिए, वो ऑब्जर्वर का मीडियम और जहां पे ऑब्जेक्ट, जहां पे सोर्स पड़ा है उसका मीडियम, इन दोनों मीडियम्स, इन दोनों का इंटरफेस, वहां पे रिफ्रैक्शन होनी है, ठीक है। तो इसलिए दो दो चीजें यूज होंगी, एक ऑब्जर्वर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज होगा, एक ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का जहां पे पड़ा है उसका यूज होगा। तो मतलब यहाँ पे इस केस में ये हो गया एक म्यू, सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक इसका यूज होगा, इसका ऑब्जर्वर का यूज होगा, फिर एक बार इसका यूज होगा और ऑब्जर्वर का यूज होगा। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगेगा, डी डैश इज इक्वल टू d1 by mu1 plus d2 by mu2। d1 is 15 upon mu1 relative कितना आएगा, 1.5 डिवाइड बाय 1.8 प्लस दूसरा आएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 1.8। सही है। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। सर जैसे मान लो कि जो दो ग्लास स्लैब्स हैं वो पानी में पड़ी हो और जो ऑब्जर्वर है वो एयर में हो, तो म्यू किसके विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे हम? फिर हमें अलग अलग सर्फेसिस पे रिफ्रैक्शन लगा के देखनी पड़ेगी। मतलब वो इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते वैसा वाला केस? हम्म,
नेक्स्ट है ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है तुम लोगों से। हाँ करण, दूर फॉर्म होगी उसमें। वैसे 35 था ना, 36 हो गया टोटल। आंसर हाँ राहुल, लास्ट एंगल यही होगा। ठीक है दिवांशी, एक्सप्लेन कर सकती हो? ठीक है राहुल। दिवांशी, हाँ दीप, बिल्कुल उसी से करेंगे। ओ भाई राहुल, जो लास्ट एंगल है, पहली बात तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा फॉर विच द बीम जस्ट मिसेस एंटरिंग रीजन नंबर 4। तो रीजन नंबर 4 में मतलब कुछ इस तरह से रे आई ताकि वो इसमें नहीं गई, लेकिन ऐसे निकल गई यूं। तो 3 और 4 के, राइट हरदाद, तो 3 और 4 के बिल्कुल इंटरफेस से निकल गई। तो यहाँ पे जो रेट, हाँ बिल्कुल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा दैट इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? 90 डिग्री। करेक्ट अक्षिता।
ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसके दो मेथड है, एक तो लंबा सारा मेथड है और एक फिर उसका शॉर्टकट बताता हूं तुम लोगों को। फर्स्ट मेथड 1, द ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें हमें क्या करना है, रीजन 1 और 2 में पहले रीजन 1 एंड 2 में लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, मान लो ये रे जो है, हाँ स्नेल्स लॉ लगा के यहाँ पे पहले यहाँ से ऐसे गई, फिर उसके बाद जो भी होता है इसका इधर ऐसे गई, ठीक है। तो मान लो जो एंगल इस रीजन 2 में बनता है, लेट्स से दैट इज R2, रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहाँ पे बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको थोड़ा फिगर को ना अलग से साफ साफ बनाते हैं। ठीक है, मान लो दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3, दिस इज रीजन 4। ठीक है, रीजन 1 से एंटर हुई रे ऐसे, ये नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा दोबारा बनाते हैं, मान लो ऐसे आ रही थी तो थोड़ा सा बेंड अवे कर गई, इधर आ गई। अब यहाँ पे फिर दोबारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो इट विल बेंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2। क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? R2 है। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट 2-3 सरफेस वो कितना होगा? 2-3 वाले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बच्चों? सेम ही होएगा, R2। सेम R2 होएगा, ही होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सेम होएगा। हाँ जी सर, यहाँ पे एंगल R2 ही आ जाएगा, यहाँ पे मान लो R3 हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट 3-4 सरफेस सेम वो भी कितना होगा? ये भी कितना R3 होगा? R3। ये कौन से एंगल्स हैं? दीज आर, बट ना दूजे ये कौन से एंगल्स हैं? ये कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। Z वाले होते हैं, Z वाले। हाँ, तो अब मैं पहले सरफेस 1-2 पे लगाऊंगा, सरफेस 1-2 पे लगाया मैंने, तो क्या होगा? म्यू नॉट इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इंटू साइन ऑफ R2। फिर सरफेस 2-3 पे लगाऊंगा, वो क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 2 साइन R2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 6 साइन R3। अब मैं सरफेस 3-4 पे लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, दैट विल बी म्यू नॉट बाय 6 साइन R3 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 8 साइन, फाइनल एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90। मैंने 90 डिग्री दी, ठीक है। 1-2 यहाँ पे लगाया पहले, फिर यहाँ पे लगाया स्नेल्स लॉ, फिर यहाँ पे लगाया। ये बात समझ में आ रही है? 3 जगह लगाया मैंने। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है स्नेल्स लॉ एप्लीकेशन में तो बताओ मेरे को। नहीं है? ठीक है। अब अगर मैं 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? म्यू नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 8 साइन 90। साइन 90 1 होता है, तो मेरे पास साइन थीटा कितना आ गया? 1/8। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर बन गया, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट, मेथड 2,
मेथड 2 जो है वो ये है शॉर्टकट, कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोगों को हर एक सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कंडीशन रीजन 1 और रीजन 4 में फाइंड करनी है। मतलब रीजन 4 की आपको एंगल दे रखा है, रीजन 1 का एंगल दे रखा है, आपको कंडीशन फाइंड करनी है कि कितना एंगल होना चाहिए थीटा, ताकि रीजन 4 में 90 डिग्री बने। ठीक है, तो हमने मेथड 1 में देखा, बाकी चीजें तो कट ही रही हैं, तो इक्वेशन जो बच रही है वो सीधा रीजन 1 और रीजन 4 की बच रही है, तो सीधा 1 और 4 के बीच में लगा दो। क्या सीधा 1 और 4 के बीच में लगाएंगे, तो जब सीधा 1 और 4 में लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा ही 1 एंड 4 के बीच में, तो म्यू नॉट इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 8 साइन ऑफ 90। सीधा मेरे पास इक्वेशन ही बन जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/8। गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes. ठीक है, नहीं बोर्ड्स में सीधा मत करना अप्लाई, इसलिए मैंने दोनों मेथड्स लिखवाए हैं। बोर्ड में सीधा नहीं करोगे आप लोग, ये शॉर्टकट सिर्फ मेंस के लिए है, मतलब मेंस एडवांस उसके लिए है, ये कंपटीशन के लिए है। बोर्ड्स में ऐसा नहीं करना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसमें तुम लोग सीधा लगा के आंसर फटाफट निकाल के दिखा दो। करेक्ट सुमित कुमार। और झंझटों में घुसने की जरूरत ही नहीं। करेक्ट राहुल, करण करेक्ट। जिन दो मीडियम्स के बारे में बात हो रही है उनके बीच में स्नेल्स लॉ लगा दो बस। करेक्ट कृतिका वंशिका। शिरवी यशिका दीप सही है। करेक्ट एवरीवन, सही है। तो अब हम इसमें किस 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 के बीच में लगाएंगे? अप्लाई स्नेल्स लॉ बिटवीन 1 एंड 3 के बीच में। करेक्ट। और 5, राहुल क्या कर रहा है? 5 कहां से आ गया बीच में? N1 एंड N3, ठीक है, इनके बीच में लगेगा। तो क्या है, म्यू 1 साइन 45 इज इक्वल टू म्यू 3 इंटू साइन आर। म्यू 1 की वैल्यू 1 इंटू 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू
μ3 है √2 इंटू साइन आर, तो मेरे पास साइन आर आ गया 1/2, देयरफॉर आर कितना आ गया 30 डिग्री। गॉट इट? हो गया ना जल्दी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंछी और मछली। सही है आस्था। हर्षित ठीक है, पहले दो सारे भेज दे सारे। सुमित कुमार है पहला, ठीक है, चारों आंसर भेजो यार इकट्ठे। ये सर पिता सही गाना है ना, दिमाग में बस गया मेरे। यो ठीक है हर्षित, कौन से पार्ट का आंसर है ये, 3 और 4 का? ठीक है। करेक्ट सुमित कुमार। करेक्ट यशिका,
करेक्ट गौतम। हाँ सुमित, सही बात है। दीप कमलपाल सिंह सिद्धू, 2 मान के चल। हाँ भाई, जनता बाकी। तुम लोग ध्यान में चले जाते हो क्या? हैं बाकी जनता? अरे पहले 2 पार्ट तो दे दो यार आंसर। एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ। हलवा है वो तो, उसको तो खा लो। ठीक है, वंशिका, राहुल, करण। फर्स्ट पार्ट कहता है एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। अब बर्ड की एपरेंट हाइट जो है एच डैश में, उसको एच से डिनोट करता हूं अभी। जो एच डैश आएगी दैट विल बी एच अपॉन म्यू रिलेटिव। ठीक है, तो एच एच एक्चुअल क्या है 36 है। अब म्यू रिलेटिव जो लेना है वो कितना लेना है? इसमें म्यू रिलेटिव जो होता है दैट इज म्यू ऑफ कौन सा मीडियम डिवाइड बाय कौन सा मीडियम? इंसिडेंस बाय रिफ्रैक्टिव। ओके, और इस केस में इंसिडेंस वाला कौन सा होगा अगर हम बर्ड का निकाल रहे हैं? एयर या पानी? एयर। एयर, करेक्ट। तो म्यू रिलेटिव इज इंसिडेंट, म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव। तो इसमें 1 डिवाइडेड बाय 4/3। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 36। 4/3 जाएगा ऊपर इंटू 4/3, और इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 48 सेंटीमीटर। गॉट इट। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है फाइंड द अपरेंट डेप्थ। अब डेप्थ में क्या है, मछली की हमें डेप्थ फाइंड करनी है। डी डैश इज इक्वल टू डी बाय म्यू। इसमें म्यू रिलेटिव जो है वो होगा म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर। तो होगा 36 अपॉन 4/3 डिवाइड बाय 1। तो ये आ जाएगा 36 इंटू 3/4, दैट कम्स आउट टू बी 27 सेंटीमीटर। ये तो हो गए पहले 2 पार्ट। अब तीसरा पार्ट क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। फिश देख रही है किसको? बर्ड को। फिश देख रही है बर्ड को। तो जब बर्ड को फिश देखेगी पानी में से, तो उसको एपरेंट हाइट यूज करनी है। हमें एपरेंट हाइट यूज करनी पड़ेगी, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? हाँ जी सर। यस सर। तो एपरेंट हाइट यूज करेंगे तो, लेकिन वो तो हवा वाली है, पानी वाली भी एपरेंट डेप्थ यूज करेंगे या नहीं एक्चुअल? सर, एक्चुअल। एक्चुअल यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आएगा वो आएगा एच डैश प्लस डी, विच इज 48 प्लस 36, और वो कितना होता है 84। फोर्थ पार्ट में मछली को देखेगी बर्ड, तो उसमें अपरेंट डेप्थ यूज करेंगे लेकिन हाइट उसकी एक्चुअल यूज करेंगे। तो अपरेंट डेप्थ प्लस एक्चुअल हाइट, अपरेंट डेप्थ 27 प्लस, और एक्चुअल हाइट उसकी कितनी है 36। तो ये कितना आ जाएगा ऐड करके 63 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। समझ गए? ठीक है, गॉट इट। यस सर। ठीक है,
करण वो स्मॉल एंगल्स के लिए ही होता है, ठीक है। तो हमें लेकिन जो करना होगा इसी ऐसे ही है, स्मॉल एंगल्स के लिए वैलिड है। चलो इसकी एक्सरसाइज 0 एंड 1 आपका होमवर्क है, गॉट इट, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में तो इतना ही है।